कुछ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो 26 जनवरी परेड होने वाली है उसमें लगातार दूसरी बार है कि हम किसी विदेशी अतिथि को नहीं बुला रहे हैं। तो हेडिंग आई है 26 जनवरी परेड जो है 26 परेड सरकार ने क्लियर किया है। दिस इज द सेकेंड ईयर इन अ रो द गवर्नमेंट हैज टू कैंसल इन्विटेशन टू चीफ गेस्ट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक, कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि इस साल कौन रहा मुख्य अतिथि। तो पता होना चाहिए कि मुख्य अतिथि जो है इस साल कोई भी नहीं है। और कारण यदि पूछे तो कारण यह है कि कोविड-19 कांड 2021 में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, लेकिन फाइनली वो भी नहीं आ पाए थे, बोरिस जॉनसन। ठीक, हमारे यहां 26 जनवरी में विदेश अतिथि जब विदेश आते हैं चीफ गेस्ट, उनका एक परंपरा ही है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल एशिया के लीडर्स के साथ एक वर्चुअल टॉक करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पीएम सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो 5 हैं उनके साथ एक वर्चुअल टॉक करेंगे। ठीक, इंटरव्यू हो सकता है पूछ ले कि वो कौन से 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके साथ हाल ही में वर्चुअल टॉक संपन्न की गई। थोड़ा मैप भी आप देखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीलिम समझ सकता है कि कौन से 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो जो 5 हैं वो थोड़ा देख लीजिए। एक है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसम-जोमार्ट कजाकिस्तान के हैं। किर्गिस्तान के सद, लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए। तजाकिस्तान के हैं रहमोन। तुर्कमेनिस्तान के हैं गुरबांगुली। और उज्बेकिस्तान के हैं शेवकेत। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका जानना चाहिए आपको कौन कौन है ये लोग, है ना, क्योंकि इस बार रिपब्लिक डे में हम लोग किसी चीफ गेस्ट को नहीं बुला रहे, लेकिन साथ साथ हम 5 साउथ एशियन कंट्री साथ भी, सेंट्रल एशियन कंट्री साथ भी बात कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये, सेंट्रल एशिया में है, मध्य एशिया में है ना। इसके अलावा इस साल परेड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल, इसके अलावा आपका तमिलनाडु, केरल, झांकियों को लेकर विवाद हो गया है। ठीक, तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ बन जाए कि क्या मामले हैं, क्यों ये विवाद हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि झांकियां कैंसिल हुई हैं। ठीक, झांकियां सरकार सिलेक्ट करती है, उनको तय करती है, उनको विषय देखती है और आमतौर पे स्टेट स्पेसिफिक विषय को चुनाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कर सकती है, कोई बात पहली बार नहीं किया है। और पश्चिम बंगाल के मामले में गृह मंत्री ने स्पष्टीकरण भी दिया है, होम मिनिस्टर ने। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को तैयार कर दिए, इससे कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है झांकी आदि को इशू लेके। आप यदि चाहें तो मैं इसका एक आर्टिकल और शेयर कर दूंगा आपको, जो इंटरव्यू पूछ सकता है क्या है, पद्धति क्या है, तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे हम लोगों को लेते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इंटरव्यू में भी एक और चीज है, इस बार की जो परेड होगी रिपब्लिक डे, उसमें कटौती की गई है। 1/3 कर दिया गया है, 1/3 कर दिया गया है। इसके अलावा रूट था परेड का, उसको भी रिड्यूस किया गया है। इधर आगे ठीक, साइज ऑफ ऑडियंस कम किया गया, 1.5 लाख से 5 लाख केवल कर दिए गए हैं। साइज ऑफ ऑडियंस से कम किया गया, 1.5 लाख से केवल 5 लाख कर दिए गए हैं।
तो इस बार रिपब्लिक डे की परेड में ये कुछ विशेषता है, मैं जानबूझ के इसको ले रहा हूं इंटरव्यू के लिए। कारण क्या है कि इस बार की परेड बहुत चर्चा में आ गई है। ममता बनर्जी ने बाकायदा इसको कहा है कि ये एक तरह से राज्यों के अधिकारों में दखल है केंद्र का। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, तैयार करेंगे इसको हम लोग। इस न्यूज के बाद जो अगली न्यूज है वो है ईवीएम। मैंने ईवीएम पिछली क्लास में कहा था कि ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और लगातार मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड है वो लगातार बोला है कि ईवीएम से क्वेश्चंस बनेंगे। यहां बच भी जाओ आप तो प्री मेंस में कहीं बनेंगे, क्योंकि लगातार जब भी चुनाव होते हैं जो पार्टी हारती है वो ईवीएम पे ही मटका फोड़ती है। अभी जो मांग आई है वो ये आई है कि एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सबसे पहले बताना चाहिए पीआईएल क्या होती है, किसी को पता है? एनी आइडिया? जनहित याचिका क्या होती है? नहीं, जनहित याचिका का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? कोई प्रोविजन है? नहीं है। जनहित याचिका होती क्या, कब लगाई जाती है? सामान्य पिटीशन और जनहित याचिका में क्या अंतर होता है? सामान्य जो लिटिगेशन होती है उसमें जिसका हित होता है, जो प्रभावित होता है, उसके द्वारा ही पिटीशन लगाई जाती है। बस में इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी। आपका वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए मैटर में। लेकिन जनहित याचिका में लोकस स्टैंडी मतलब नहीं है। ये आप किसी भी सोशल कॉज, इन्वायरमेंट कॉज, वीकर सोसाइटी की तरफ से आप ला सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका कोई इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्ट का होना चाहिए, अदरवाइज ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं आएगी, ये फेक लिटिगेशन में आ जाएगी फिर मामले में। ठीक, फॉर एग्जांपल यदि टाइगर संख्या कम हो रही है तो टाइगर संख्या कम हो रही है तो उसको लेकर जब जनहित लाए हैं तो ठीक है, क्योंकि अब टाइगर तो आएंगे नहीं, हमारी संख्या कम हो रही है, कोर्ट में आ जाएंगे तो कोर्ट में बैठेगा नहीं बैठेगा अलग बात है। इसी प्रकार से यदि जंगल कट रहे हैं, नदियां खराब हो रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यदि उसके इंटरेस्ट में लिटिगेशन लाई जाए तो वो है जनहित याचिका। बस में ठीक क्लियर हो गया। सोशल कॉज में काफी फायदा रहा है भारत में, जनहित याचिकाओं का बहुत फायदा रहा है। ऐसे मैटर्स जो आमतौर पे छूट जाते थे वो जनहित याचिकाओं के माध्यम से सुनवाई के योग्य है, और कई मामलों में अभूतपूर्व फैसले आए, है ना, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस आए हैं कई मामलों में। अब यहां पे जनहित याचिका लगी हुई ईवीएम मशीन को लेकर लगी है, ईवीएम। और ये कहते हैं कि ईवीएम को जो हम भारत में इंट्रोड्यूस किए आरपी एक्ट के तहत, ये बिना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लागू किया गया है। देखिए याचिका में कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट जिस तहत भारत चुनाव होते हैं, ये जो कानून है इसी तहत भारत चुनाव होते हैं, आरपी एक्ट बोलते हैं इसको, जिसके तहत ईवीएम मशीन भारत लाई गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शंस में ये संवैधानिक रूप से वैलिड नहीं है। इस तरह की बात की गई है आपके पीआईएल को लेके, सॉरी ईवीएम को लेके, इस तरह की बातें की गई है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन अब फैसला जब आएगा देखेंगे। लेकिन हमारे लिए ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण है इंटरव्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक, याचिकाकर्ता ने कहा है क्योंकि ईवीएम जो लागू की गई ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, संसद से पास नहीं किया गया, इसलिए ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए ईवीएम को लेके, नल एंड वॉइड। चलिए ईवीएम पे कोई कुछ बताएगा? मैं पढ़ा चुका हूं, लास्ट क्लास मैंने ईवीएम की ली थी परसों मंगलवार को। ईवीएम पे कोई कुछ बताएगा? ठीक है, पीछे ध्यान से क्या बोल रहे हैं वो ध्यान सुनिए, नॉय भाई है। 1989 में पहली बार कहां लागू की गई ईवीएम मशीन? केरल में की गई थी। ठीक है,
सर ये इसकी जो मतगणना होती है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे, मतलब जो पहले मतगणना में थोड़ा सा अशुद्धता आ जाती थी, अवैध घोषित हो जाते थे। नहीं, मुझे तो ईवीएम मशीन होती क्या है? ईवीएम सब क्या समझते हो? क्या इसकी कोई 2 यूनिट होती है कि 1 यूनिट होती है? इसमें कुछ सुधार किया गया वीवीपीएट सर वीवीपीएट इसके साथ ही जोड़ दिया गया है। पीछे कहा था ईवीएम? हाँ पीछे तो सर 2 यूनिट्स होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेटिंग यूनिट होती है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल करता है। हाँ और बैलेटिंग यूनिट में जो अंदर वोट्स के भी ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है। एक ईवीएम मशीन में कितने कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं? मैक्सिमम 16 नाम आ सकते हैं। ठीक है। ईवीएम में नोटा का बटन भी होता है क्या? नोटा का। ठीक है। और कुछ? मैक्सिमम 2000 वोट एक मशीन से कास्ट कर सकते हैं। एक मशीन में 2000 वोट आ सकते हैं एक बार में। और सर जैसे अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ये तो इलेक्शन कमीशन के अंदर शाखा है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी कौन सी ने बनाया है? बीएल बैंगलोर और ईसीआई हैदराबाद दोनों मिलकर बनाया है ईवीएम मशीन। ठीक है। ईवीएम मशीन के और कुछ जानकारी, इसको और बेहतर करने के लिए कुछ उपाय किए गए? सर इसमें वीवीपैट का अपन ने ऐड किया है। वीवीपैट का मतलब क्या होता है बेटा? सर वीवीपैट में सर अपना जो अपन हाँ, पूरा उसका मतलब क्या है? वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वेरी गुड, ये ना बात। हाँ फिर सर उससे अपन जो भी जिसकी कैंडिडेट को अपन इलेक्ट कर रहे हैं तो उसका सिंबल और उसका नाम वहाँ है ना 7 सेकंड के अंदर उसमें नीचे गिर जाएगा, बॉक्स में आएगा। तो इन केस यदि आपको मशीन पे यदि आउट है तो आप उसको मैच कर लीजिए, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा कि कितने वोट इसमें उस मशीन में मिले कि नहीं मिले। ठीक है। ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएम से अभी कह रहे हैं कि ईवीएम की बजाय वापस से वो लेके आओ पहले वाला तरीका, पर्चा सिस्टम घड़ी करके उसको डालने के लिए। तो क्या वो ठीक है? पीछे ईवीएम के फायदे क्या क्या है? सर मतगणना आसान हो जाती है। मतगणना आसान हुई है, पेपर बच जाता है बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट। हाँ, और बोगस वोटिंग की मतलब संभावना कम। वोगस वोटिंग संभावना कम होगी। वेरी गुड। कैसे कम होगी वोगस वोटिंग की? सर जैसे वो हम पेपर यूज करते थे, जैसे हाँ। कई बार क्या होता था कि मतलब जो लोग मतलब जो नेता प्रभावी नेता होते थे वो जाके मतलब वहां बैठ जाते थे और अपने ही लोगों को बस अंदर जाने देते थे। ठीक है। मतलब ये क्या कहना है कि बोगस वोटिंग अंदर आने को तो अभी हो सकते ना, नहीं मतलब उससे ज्यादा संभावना हो सकती थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इससे चुनावी पारदर्शिता बढ़ी है। ईवीएम से चुनावी पारदर्शिता बढ़ी है, चुनाव प्रणाली और अधिक सरल हुई है, फास्ट हुई है, मैकेनिज्म और ओपन हुआ है। ये कुछ एडवांटेज निकल के आए हैं ईवीएम के। ठीक है। क्लियर हुआ ईवीएम को लेके? ईवीएम का नुकसान ज्यादा कुछ है क्या? नहीं, हैक तो अभी तक नहीं हुआ है, बट ये इजीली कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी होती है वो कभी भी फुल प्रूफ नहीं होती, उसमें कुछ कमियां रहती हैं। दैट्स वाई कोई भी आरोप लगता है कि ईवीएम में कमी होती है, और इसी कारण से यहां पर चेक किया गया कि ईवीएम में हम मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा आरोप लाते हुए मांग करी गई कि वापस से वोटर वाला जो पहले था बैट सिस्टम उसको लाया जाए। इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा। ये 5 आज जो चुनाव चल रहा है, ईवीएम का मामला पूरा आ गया गर्मा के। हाँ, ये हम थोड़े से देखेंगे। इन्वायरमेंट इश्यू एक आ रहा है तो ये अलग है। ये इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि कभी किसी की हॉबी पर्यटन वर्टन है तो यदि उस मैटर में कुछ जोड़ के बोलना हो तो वहां पे चीज निकल के आई है। थोड़ा सुन लीजिए। रिपोर्ट ये है, ठीक, कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में, देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में ईस्टर्न स्वाम्प डियर की संख्या में कमी आई है। ईस्टर्न स्वाम्प डियर की संख्या में कमी आई है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के इलाकों में। ठीक। साउथ एशिया में ये एस्टिंट कैटेगरी में आता है। एस्टिंट तो ये पढ़िएगा, जो लोग IUCN वगैरह को पढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि कैटेगराइज किया गया, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड, एस्टिंट, हम अलग से पढ़ लेंगे, बट इसको घोषित किया गया है। ठीक। ये जो एनिमल अब यहां से अलग इलाकों में फैल गया है। ये इलाका दुनिया भर में, काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए पॉपुलर है।
तो जिसका भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कोई संबंध रहा है उनके लिए इंटरव्यू में से क्वेश्चन बन जाएंगे, और बाकी यूपीएससी और पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। काजी नेशनल पार्क स्वयं डीए कहां पाया जाती है ईस्टर्न, उनका नेचुरल प्ले कौन सा है, प्राकृतिक स्थान कौन सा है। लिखिए ईस्टर्न स्वयं डियर काजीरंगा में एंडेमिक है, ठीक। ये इनका प्राइमरी प्ले एरिया नहीं है, प्राथमिक इनका स्थान नहीं है ये। आमतौर पर टाइगर्स के लिए प्राइमरी है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन जनसंख्या इकोलॉजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। ठीक, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। और यहां से एनिमल क्योंकि संख्या बढ़ गई है तो ये मूव कर रहे हैं ओरांग नेशनल पार्क में, लखोवा बुराजपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरांग, लखोवा, ये सब ढूंढने आपको एटलस में कहां पे है ये। ठीक, इस पे आपने दिखा है ये प्लेसेस देखने। ओरांग नेशनल पार्क कहां पे है, एनी आइडिया? आसाम, वेरी गुड। ठीक, लखोवा बुराजपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है ये देखिए आप, ये टास्क है आपके। तो यहां से ये इन इलाकों मूव कर रहे हैं। ठीक, बस फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है। डिप इन ईस्टर्न स्वाम्प डियर नंबर्स, फॉल इन पॉपुलेशन फ्रॉम 907 to 868, एट्रीब्यूट्स टू फ्लड्स। क्योंकि इन इलाकों में बात आती है तो ये लोग इन इलाकों से मूव कर गए। तो ये जो पूरे नेशनल पार्क है किन नदी किनारे पड़ते हैं? ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एक हेयर पिन मोड़ लेती है, इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक, इसी प्रकार से इंडस एक हेयर पिन मोड़ लेती है, दोनों बैंड, दोनों मुड़ती हैं एकदम। इंडस मुड़ के पाकिस्तान जाती है और ब्रह्मपुत्र मुड़ के इंडिया में आती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है? जब वो पहाड़ी इलाकों क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उससे पहले ब्रह्मपुत्र का इंडिया में नाम क्या पड़ता है जब वो एंटर करती है? दिहांग। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन बने तो पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र के बारे में या बाकी चीजों में, है ना, क्या क्या जानकारी है। इसी प्रकार से एक मछली है केरला की, मिस केरला उसको बोलते हैं। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत इसको प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखने की घोषणा करी है। तो वहां के जो लोग सजावट के लिए मछलियां रखते हैं, जो फिश पॉट आदि के लिए रखते हैं दुकानदार, उनका कहना है कि वाइल्ड लाइफ में चली आएगी तो हमारे लिए लेकर आएगी। तो दुकानदार विरोध कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्वायरमेंट इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं आएगा, बट एक सेकंड लग गया, लिख लीजिए वाली कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत जो है एक फिश है यहां पे, डेनिसन बार्ब। ये नेटिव फ्रेश वाटर फिश है, नेटिव फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है, कर्नाटक केरल में मिलती है। हाल ही में से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के तहत शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। शेड्यूल 1 में शामिल किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल। शायद मैंने करवा दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, पूरा करवाया था कौन कौन से नेशनल पार्क, क्या क्या कैटेगरी, कौन से में किस कैटेगरी में क्या रहता है। तो यदि एक बार पीछे नोट देख लीजिए, मैंने पीडीएफ भेजी थी इसकी, नहीं होगा तो बता देना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इसको करवा दूंगा आपको। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम है पुंटिस डेनिसोनी।
ठीक है, साइंटिफिक नेम। और शेड्यूल 1 में आने से ये होगा कि इसको सजावट के लिए इस्तेमाल करने से रोकथाम लग जाएगी। पढ़ लीजिए लाइन, इस्तेमाल करने में रोक लग जाएगी। ठीक है, ये इंटरव्यू लैक नॉलेज नहीं है, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए आपको क्या चल रहा है वर्ल्ड ओवर में। कहीं कोई डिस्कशन बात निकल जाए किसी दिशा में तो कम से कम कुछ तो बोल पाए अपन। ठीक, एटलीस्ट कोई आइडिया तो हो कि इस तरह का है मामला। ये लगभग केरल कर्नाटक की 11 नदियों में मिलती है। लगभग केरल कर्नाटक की 11 नदियों में मिलती है। ठीक, बाकी छोड़ने काम का नहीं है, यूपी से लाया कंटेंट है ये हम पढ़ेंगे अलग से भी। आईएएस कैडर को लेकर मामला आ गया है, तो कई राज्यों ने केंद्र सरकार को पूरा लिखा है, तो ये हम पढ़ाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में क्या मामला है। ये थोड़ा हम छोड़ के बाकी मैटर देख लेते हैं। लास्ट आर्टिकल जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले वो देख ले। एक आर्टिकल आया हुआ है कि एक तरफ तो देश में आदर्श आचार संहिता लग गई है और दूसरी तरफ बजट आने वाला है। तो इन्होंने ये लिखा है कि जो बजट है उसमें गवर्नमेंट कई प्रकार की पॉलिसी डिक्लेयर करने वाली है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यह कहता है कि एक बार जब वो लागू हो जाएगा तो कोई भी पार्टी पब्लिक के लिए किसी प्रकार की नई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये इन्होंने कहा कि दोनों में विरोधाभास है और बीजेपी गवर्नमेंट को रोकना चाहिए इस चीज को। और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से विरोधाभास चल रहा है इंडिया के अंदर। तो लाइन थोड़ा पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूं यहां से। 31 को प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे सदन को और बजट आएगा 1 फरवरी को। ठीक, हाँ पढ़िए। 2007-17 से बजट को क्या किया गया, टाइम बदल दिया गया है। ठीक, ये बता चुका हूं मैं आपको बजट परसों। रेल बजट आम बजट को मिक्स कर दिया गया है 2017 से। ठीक, सब वही चीज यहां पर पढ़ी है, लगभग आर्टिकल उन्होंने ऐसे लिखा है। ठीक, आगे जाके लिख रहे हैं कि बजट एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर होता है कि बजट जो है केवल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन बजट किसी भी सरकार को, किसी भी देश की पॉलिटिकल नब्ज को जानने का भी तरीका होता है। बजट केवल इकोनॉमिक दस्तावेज नहीं है, बजट किसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जनता के प्रति उनको भी जान सकते हैं हम लोग, गवर्नेंस। ठीक, ये मैंने पिछले डिस्कस भी किया था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी स्लाइड भेजी है 2 लाइन की, जिसमें मैंने लिखवाया कि बजट क्या है। किसी के पास हो तो या मोबाइल खोल के बोलिए एक बार। 2 लाइन की मैंने एक अलग से फोटो खींच भेजी थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके इंटरव्यू ग्रुप पे मैं पढ़ा रहा था। वो 2 लाइन था, जोर से पढ़ दीजिए ताकि मुझे याद आ जाए क्या क्या लिखा था उसके अंदर। सरकार का बजट मात्र प्राप्ति और व्यय का विवरण नहीं है। हाँ। प्राप्ति के पश्चात ये सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण उल्लेख भी बन गया है। हाँ, बजट देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। हाँ, उसे स्वरूप प्रदान करता है। हम्म। बदले में ही देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, बस छोड़ दिए इतना। तो ये कहने मतलब ये है कि बजट केवल एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार की नीतियां क्या है, पॉलिसी क्या है, उसको जानने का भी तरीका है। लेखक ये कह रहे हैं कि जब आप ये कहते हो कि हम आदर्श आचार ला चुके देश के अंदर और फिर साथ में आप बजट लेके आ रहे हो, तो इस तरह से आप कॉमन मैन को क्या करोगे, कंफ्यूज करोगे। पढ़ लीजिए लाइन को, ये भी पैरा पढ़िए इसको। सर, जो राजनीतिक दल होते हैं, हाँ। वो जो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, हाँ, तो वो आचार संहिता के पहले ही करते हैं। नहीं वो आप कर सकते हो। घोषणा पत्र घोषणा पत्र क्या है कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो, हम आएंगे तो हम करेंगे। जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यदि हम आते हैं तो समाजवादी पेंशन शुरू करेंगे यूपी में और 18,000 रुपये सालाना पेंशन देंगे, समाजवादी पेंशन।
इसी प्रकार आप देखते हो कि आम आदमी पार्टी जहां भी आती है पहले कहती है लाइट फ्री कर देंगे, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये पार्टियों के मैनिफेस्टो हैं, लेकिन इनको भी लेकर लिमिट लाई गई है। कई बार इलेक्शन कमीशन कहा है कि आप ऐसे वादे मत करिए जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, उसका कोई जमीनी ग्रासरूट होना चाहिए। लेकिन माना गया कि जनता को तय करने की शक्ति ये तय जनता को करने दो कि वास्तव में इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो कितना आकर्षित है, ठीक, लेकिन रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो ये आप पॉइंट पढ़िए, इसको हर चुका हूं इसलिए मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अभी पढ़िए एमसीसी वाली बात। क्या है एमसीसी? ऑलरेडी देश में एमसीसी लागू हो गई है। एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन and specify that no government can take any action to the influence voters in favor of individual political party. But क्योंकि बिफोर इलेक्शन आप लेके आए हो बजट, तो आप इजीली कर सकते हो। बजट में कुछ नहीं करना है, केवल यूपी के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देनी है, जिन राज्यों चुनाव हो रहे हैं वहां घोषणा कर देनी है, ठीक, और बीच में बोल देना है कि यदि वहां पे सरकार के साथ हमारी विचारधारा मैच करी या तालमेल बना तो हम और बेहतर विकास करेंगे। बाद में अपोज जो आपकी जो पार्टी वहां पे स्टेट में कहना शुरू कर देगी डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन मतलब एक केंद्र में और एक राज्य में, ठीक, जैसा अभी योगी जी कहते हैं ना कि योगी और मोदी, राज्य में योगी केंद्र में मोदी, डबल इंजन सरकार, इस टाइप बात चलती ना। तो ये उसी बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एमसीसी के बाद जो आप लेके आ रहे हैं बजट, वो पूरे ही एमसीसी के ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर दे। यह समझ में आ रही है, ठीक। ये ऐसे इशू डिबेटेबल हैं, थोड़ी समय में आती है, चर्चा में अखबारों में और आएंगे, है ना। फिर लगा कि 2017 में भी उन्होंने यही किया था। उस समय बजट में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ने ऐसा किया था, कांग्रेस भी इसे करती है, हर पार्टी ने ऐसा किया है। बट अभी क्योंकि दूसरी पार्टियां हैं तो कहना उनके लिए आसान है ना। ये इनका सुझाव है, क्योंकि जनवरी 8 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई इलेक्शन कमीशन की, तो इनको बजट को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसकी मांग चल रही है। चलिए, अच्छा आर्टिकल था ये, थोड़ा सा आपको जानने के लिए, और पढ़ चुके हो तो और समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पूरी बातें हैं। अब है ये 5G। 5G को लेके खबर अखबारों में है कि जिन एयरपोर्ट्स पे 5G लागू हो गया है वहां पे एयरलाइंस जो भारत की और कई देशों की है उनको उड़ान भरने में रोक लगा दी गई है, ठीक। देखिए, अमेरिका में एक वार्निंग जारी करी गई है 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन में को लेकर, स्पेशली एयरपोर्ट के आसपास, जो 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसके आने से सभी देशों की फ्लाइट्स को वार्निंग जारी की गई है। इस पर मैं और बताऊंगा 5G को लेके। अभी केवल कुछ चीज लिख लीजिए। 5G में कितने गुना स्पीड तेज होगी? चलिए अभी दिखाता हूं, हिंदी वाले में अच्छे से दिया हुआ है। अभी क्यों लिख लो कि ये मामला क्या है, न्यूज समझ लेते हैं फिर अपन समझते हैं बाद में। तो ये है, ये समझ आ गया मुद्दा क्या है कि 5G को लेके वार्निंग जारी कर दी गई है एयरलाइंसों के लिए कि आप अमेरिका के नेशनल एयरपोर्ट के आसपास उड़ान ना भरें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आपका सिस्टम है उड़ान भरने का, उसमें कोई दिक्कत एरर आ जाए, एक्यूरेसी ना हो। ठीक, वार्निंग ये है कि रडार एल्टीमीटर के फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है। वार्निंग ये कहती है
accurate functioning of radars, altimeters in some aircraft may be affected by the 5G radio frequency. 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये वार्निंग है, समझे? जो मैंने दो लाइन पकड़ रखी है, न्यू पढ़ी है, एक्यूरेट फंक्शनिंग ऑफ radar altimeter इन सम एयरक्राफ्ट मे बी अफेक्टेड बाय द 5G रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ठीक है ना? जो एल्टीमीटर्स होते हैं वो किसी भी एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड, उसकी हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी है, उसकी जानकारी देते हैं पायलट्स को। इसके अलावा किसी भी प्लेन की हाइट, एयरक्राफ्ट की हाइट कितनी है, उस हाइट एल्टीट्यूड का जानकारी देता है एल्टीमीटर्स। सही में आ रहा है? पीछे ये प्यार दिख रहा है, ठीक। आमतौर पर पायलट्स को लो विजिबिलिटी में लैंडिंग में इसकी मदद पड़ती है। ये पॉइंट लिख लो, सीधा आएगा साइंस एंड टेक में, सीधा आएगा कि एल्टीमीटर किससे काम करता है, क्या है इशू, क्योंकि वार्निंग जारी की गई है, इंडिया के फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अब यदि आया पर इंटरव्यू होता तो पूछ लेता, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे एयरक्राफ्ट के एल्टीमीटर में प्रॉब्लम आने की संभावना है, ठीक। अब दिक्कत क्या आ रही, लिखिए। प्रॉब्लम यह है कि जो 5G सर्विस है और जो फ्लाइट इक्विपमेंट हैं, दोनों सी बैंड पे काम करते हैं, सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, इसलिए सिग्नल ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। 5G सर्विस और फ्लाइट इक्विपमेंट दोनों ही सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम में काम करते हैं, सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम में काम करते हैं 5G सर्विस और फ्लाइट इक्विपमेंट। ठीक, समझे? तो यहां पे इस कारण से वार्निंग जारी की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, देखिए इसको ना, एक सेकेंड। अरे यार, सेम ऐसी वीडियो नीचे हिंदी में भी आई थी, इसलिए जो बची हुई बातें वो यहां देख लेते हैं। देखिए 5G आने से जो करंट स्पीड है वो 20 गुना तेज हो जाएगी, 20 टाइम्स। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा कितना गुना तेज होगी, 20 टाइम्स। 4G से 20 टाइम्स। 4G से जो करंट जनरेशन है, ट्वेंटी टाइम्स तेज जाएगी स्पीड। पढ़ लीजिए अमेरिका का इशू हिंदी में। ठीक है, ठीक है, राधिका नहीं बताओ तो लिख लो, बढ़िया। आपको यदि लगा है कहीं डाउट तो लिख लो, ये पूछ सकता है आपसे। अब आइए अभी तक की जनरेशन 1G 2G 3G 4G और 5G करके। तो इन शॉर्ट दिया हुआ देख लीजिए। 1G केवल वॉइस का है, स्पीड थी 2.4 KB प्रति सेकंड।
सारी जनरेशन लिख लीजिए सारी। उन्नीस 1980 के डिकेड में आएगी थी केवल वॉइस कॉल, केवल वॉइस कॉल, फर्स्ट जनरेशन 1G का था, फर्स्ट जनरेशन। 2G, जूम कर दो। हाँ 2G, एक सेकेंड, ठीक है, बातचीत नहीं। 2G 1990 का टिकट, वॉइस SMS डिजिटल 64 kbps, थ्री जी 4G 2000 से 2010 के बीच में, 2000 से 2010 के बीच में 3G 4G। फैसिलिटीज इसमें वेब ब्राउजिंग, मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन में ईमेल, हाई स्पीड और वीडियो स्ट्रीमिंग। 3G 4G 2000 से 3G आया 2000 में, 4G 2010 में। फीचर्स हैं इसमें वेब ब्राउजिंग, मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन में ईमेल, हाई वीडियो स्ट्रीमिंग। 3G की स्पीड है 384 से 14,000 kbps। सुविधाएं ये सारी जो यहां लिखी हुई हैं बढ़ गई 3G 4G में। स्पीड 3G में 384 से 14,000 और 4G में 75,000 से लगभग 10 लाख kbps, दैट इज 1 गीगाबाइट प्रति सेकेंड 4G में स्पीड आ रही है। अब इससे 8 टाइम्स ज्यादा है 5G, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा तैयार करिएगा, इंटरव्यू पॉइंट से पूछ सकता है आपसे। फाइव जी शुरू हो चुका है दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन। नीदरलैंड में प्रोटेस्ट हुआ है 5G को लेके। लोगों का मानना है कि 5G से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। साउथ कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसको अपना लिया है और नीदरलैंड ने विरोध किया इसका। ठीक, 5G की जो स्पीड है, लिख लीजिए वो स्पीड 50 लाख से या 5 to 20 गीगावाट, ऐसे कर लो 5 to 20 गीगावाट, 5 to 20 गीगावाट प्रति सेकंड रहेगी 5G की स्पीड। ठीक, लाख वाख छोड़ दीजिए, क्या मतलब है, उतने याद नहीं आएगा। गीगावाट में बात करिए, जैसे यहां 1 गीगावाट प्रति सेकंड हो गया, यहां हो गया 5 to 20 गीगावाट पर सेकंड। ठीक, क्लियर है। अब मैं इस न्यूज को वापस से शॉर्ट कर रहा हूं, पढ़ते रहो फटाफट। ये पढ़ लीजिए क्या है मुद्दा। क्यों एयरलाइंस ने उड़ान रद्द कर दी, कैंसिल कर दी डोमेस्टिक। ठीक, हटाओ उसको।
लेकिन बोली एयर इंडिया 14 उड़ान रद्द कर दी इंडिया की तरफ से। है ना? बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह में भी। वही अमेरिका की इकोनॉमी बहुत पाप पड़ेगा। इसलिए तो आर्टिकल आया था हिंदू आज, वो कह रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत चिंता वाली बात है कि यदि ये बढ़ता है तो, और जो कंपनियां उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि हम लिमिटेड नेटवर्क देंगे एयरपोर्ट के पास में, ताकि इस तरह के जो ओवरलैपिंग सिग्नल्स की वो ना हो। कंपनी पहले कह दिया। ठीक, चलिए ये सी बैंड याद रखिएगा, सारा खेल इसी से है, सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम को लेके। बाकी एक बार स्पेक्ट्रम हमारे क्लास में ले लेंगे, जब अपन पढ़ाएंगे तो आप पूरा स्पेक्ट्रम ले लेंगे। हालांकि ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने करवा दिया आज, यही है और कुछ ज्यादा इसका है नहीं। फिर वो अलग ही चीजें हो जाएंगी कि इसमें मूवी इतनी तेज चलेगी, कुछ ये सब का क्या करना है अपन को। हाँ, ये पूछा था 5G का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, क्या लगता है? आईटी सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ, अपना जो सर्विस सेक्टर है, थर्ड सेक्टर, वो उसमें इंक्रीमेंट होगा। इकोनॉमी पे लिख लीजिए वाली पॉइंट्स कि स्पीड जो होती है, गति जो होती है, जो स्पीड जो होती है कोई चीज की, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे कम्युनिकेशन की हो, वो ग्रोथ को प्रमोट करती है, डेवलपमेंट प्रमोट करती है ना? क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है और सर्विस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जिसमें स्कोप है आईटी का, काफी यूज होता है। तो ऑब्वियसली हमारा सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर इससे बढ़ेगा। इंडिया का सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर से बढ़ेगा। 5G सर्विसेज से हमको ये फायदे इंडिया में होने वाले हैं। कोविड-19 के दौरान जो टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, का यूज बढ़ा है, उसमें 5G और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए। ठीक, दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन देना है तो ये हमारे लिए काफी कारगर होता है। 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए कई रूप में फायदेमंद है, लेकिन हमें साथ में चिंता तो लिखिए साथ में, लेकिन हमें साथ में इससे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि होती हैं कि नहीं होती हैं, ये कभी रिसर्च का विषय है पूरी तरह से, क्या इनका इफेक्ट है ना? एक उसको थोड़ा तो बोलता है कि होती है, इससे कई सारी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित होती हैं, नो डाउट। स्वास्थ्य पे 5G का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, कई स्टडी सब बोलती हैं, है ना? लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज में है। चलिए आगे बढ़िए। आगे आरबीआई की रिपोर्ट आई है, स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-22। वो बहुत पुराना इशू है, उसको जरूरत नहीं है पूछने की, पूछेगा भी नहीं, वो आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना है। जब हम तैयारी करते तब का इशू है। ठीक, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो शाश्वत हो जाते हैं, है ना? हाँ, क्या है शून्य चुनाव प्रचार, बताइए, आप बताइए। सर, जो चुनाव के दौरान जो प्रचार करती है हाँ। ये राजनीतिक पार्टियां, वो नहीं करना चाहिए। सब जो 5 साल के उनके कार्यक्रम है उनको देखते हुए जनता स्वयं की ये कर सकती है कौन सी पार्टी सही है कौन सी नहीं है। लेकिन 5 साल तो सक्रिय रूलिंग पार्टी रहती है, अपोजिशन सक्रिय रहती नहीं है, तो शून्य से उसको नुकसान हो जाएगा। तो सर शून्य बढ़ी हुई है, नहीं सर, मतलब क्या उसने विकास किया क्या नहीं किया उसको देखते हुए सब लोग जनता को चुन सकती है। इसमें फालतू का पैसा भी खर्च होता है, काला धन भी यूज होता है। ऐसा आर्टिकल नहीं, देखिए, चुनाव प्रचार करना एक अधिकार है जो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी को दिया गया है। ठीक, हाँ, यदि पार्टियां आपस में रजामंदी करके चाहती हैं कि चुनाव सुधार किया जाए और शून्य प्रचार किया जाए
तो बहुत बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल से पार्टियां मानेंगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल काम करना अलग चीज है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जनता को दिखाना अलग चीज है। सर जैसे इस बार डिजिटल कर रहे हैं, जैसे प्रचार पूरा वर्चुअल, सर, हाँ। तो सर इसमें ये कह रहा है कि काले धन का पता नहीं चलेगा, हम्म। वर्चुअल तरीके से जो धन का भी आवंटन होगा, ये पूरी तरीके से इसका प्रमाण नहीं है। नहीं, काले धन को रोकने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन में या चुनावों में पार्टियों को जो दान मिलता है, पार्टियों को जो फंडिंग होती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं, ये एक चिंता का विषय होना चाहिए बड़ा, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक, चुनाव सुधार एक अलग मुद्दा है, आप चाहो तो वो ले लूंगा मैं, चुनाव सुधार एक अलग से टॉपिक ले लेंगे अपन, इंपोर्टेंट भी इलेक्शन रिफॉर्म्स। ठीक, अभी हम आते हैं आरबीआई की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। कई लोगों को लगा कि ये रिपोर्ट क्यों पढ़ा दें, ये तो पीएससी में नहीं आएगी या कहीं नहीं पूछा है, लेकिन ये बेसिकली रिपोर्ट जरूर नाम जरूर आरबीआई का है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो नगर पालिकाएं हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनको हम कैसे इफेक्टिव बनाएं, कैसे प्रभावी बनाएं। क्यों अर्बन लोकल बॉडी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही जितना हम उनसे आशा करते हैं, क्या बाधाएं, क्या समस्या आ रही हैं, तो वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-22, है ना। ये रिपोर्ट नवंबर में आई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जो तीसरे स्तर की सरकार है, 3rd tier गवर्नेंस है, लिख लीजिए। रिपोर्ट ये कहती है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान कंटेनमेंट रणनीति जो बनाई गई थी कि इस को कंटेनमेंट कर देंगे, इसको कंटेनमेंट कर देंगे, इसको पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तीसरे चरण की सरकार की, जो मतलब हो गया अर्बन लोकल बॉडी की। तीसरे चरण की सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, कंटेनमेंट जानते हैं ना, सुना होगा आपने कि फलाने कॉलोनी को कंटेनमेंट बना दिया गया, फलाने इलाके कंटेनमेंट कर दिया गया, ठीक, ताकि वहां से लोग आए नहीं जहां ज्यादा इफेक्ट, संक्रमण फैल रहा था, इन्फेक्शन फैल रहा था। तो इनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को फैलाने में, मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है नगर निगम, नगर पालिकाओं की 3rd tier गवर्नेंस की। लेकिन ये 30 चरणी सरकारें हैं, हमारे 3 चरणी व्यवस्था है, ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, इसके बाद हर एक राज्य में राज्य सरकार, और राज्यों के अंदर लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी 2 प्रकार की होती है। लोकल बॉडी एक होती है अर्बन लोकल बॉडी, एक होती है रूरल लोकल बॉडी, शहरी नगरीय क्षेत्र, शहरी नगरीय प्रशासन, ग्रामीण शासन, ग्रामीण प्रशासन, पंचायती राज्य से बोलते हैं, स्थानीय शासन, स्वायत्त शासन। तो इनका कहना है कि जो अर्बन लोकल बॉडी थी, इन्होंने कोविड-19 के दौरान कंटेनमेंट स्ट्रेटजी में काफी अच्छा काम किया और अभी भी काम कर रही है लोगों को वैक्सीन आदि लगाने में। लेकिन ये जो अर्बन लोकल बॉडी है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है वो है इनकी वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था, देयर फाइनेंस हैव कम अंडर सीवियर स्ट्रेन्स। इनके अंदर वित्त व्यवस्था, ठीक, पैसा नहीं है इनके पास, जिस कारण से जो शहरी इकाइयां हैं वो अपने खर्चे आदि को कम करती है, मतलब वो खर्चा कम करती है अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक, और उतना प्रभावी काम नहीं कर पाती जितनी प्रभावी इनकी भूमिका है। 73वें 74वें संविधान संशोधन से भारत में लोकल बॉडीज लाई गई। 2 तरह की लोकल बॉडीज हैं, एक है अर्बन और एक है रूरल। रूरल बोलते हैं पंचायती राज, और शहरों में नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह प्रावधान है। आर्टिकल इसी फोकस्ड है कि भाई ये आरबीआई की रिपोर्ट भी कह रही है कि इनको मजबूत करना चाहिए। अब इसने समस्या को थोड़ा और जड़ में लिया और ये कहता है कि आरबीआई ने कहा है कि यदि हम इनको कामकाज में स्वायत्तता दें, फंक्शनल ऑटोनॉमी दें नगरीय इकाइयों को, ठीक, देखो कि नगरीय निकायों को यदि कामकाज में स्वायत्तता दी जाए, फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाए, तो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, शासन की संरचना और बेहतर होगी। समझे ना, कामकाज में स्वायत्तता दी जाए तो
तो उनका कामकाज और उनका जो शासन का तरीका है वो अधिक निखरेगा। इस लाइन का तो समझे आप। फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ सिविक बॉडीज मस्ट इंक्रीज एंड देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन्ड। ठीक, यदि हम अपने अपने इलाके में नगर पालिका नगर निगम को अधिक स्वायत्तता दें, अधिक काम का सौंपे, जो संविधान में आशा की गई थी। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडीज को अलग से कामकाज बांटने का प्रोविजन है। कौन से शेड्यूल में है? 11 और 12 में अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडीज को यह काम सौंपे चाहिए, इसका प्रावधान है। ठीक, लेकिन ना तो काम सौंपे और ना उसका हमने पैसा सौंपा। और आर्टिकल आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि यदि हम पीछे इनकी भूमिका देखें, कोविड-19 में बहुत महत्वपूर्ण रही है। यदि उस भूमिका को देखते हुए हम आगे आशा करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनको फाइनेंशियल रूप से, लिखिए आरबीआई रिपोर्ट क्या कहती है, यह जब भी संभव होगा जब हम उन्हें वित्तीय रूप से मौजूद बनाए, तभी उनका काम का बेहतर होगा। समझे ना? पैसा ही नहीं है, आप उनसे बोलें कि अर्बन लोग को बड़ी वैक्सीन लगा दे तो पानी के इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक, क्लियर? आप अर्बन लोकल बॉडी से आशा करें कि भाई साफ सफाई कर दीजिए, नगर एकदम चकाचक रहे, तो कैसा पैसा ही नहीं है, चकाचक कैसे रहेगा, सैलरी कहां से बांटे? तो फाइनेंशियली ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, वित्तीय स्वायत्तता देनी पड़ेगी, उन्हें अधिक से अधिक संसाधन देने पड़ेंगे। जब हम उन्हें वित्तीय संसाधन देंगे तो उनके कामकाज आदि में निखार आएगा। ठीक, समझ आ गया? ठीक, यह समझ, ये आरबीआई बोल रही है। अब इन्हें कहा देख कहां चले गए। एक सेकंड, आरबीआई ने 221 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्वे किया। लिखिए, एक सर्वे किया आरबीआई ने 221 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। आरबीआई ने 221 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्वे किया। अ सर्वे ऑफ 221 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस रिवेल्ड, और यह बात सामने निकल के आई सर्वे के बाद कि 70% से अधिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के राजस्व में गिरावट आई है। 70% से अधिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 70%, मोर देन 70% सॉ अ डिक्लाइन इन रेवेन्यूज। ठीक, जबकि उनके खर्चे 70% बढ़ गए हैं, 71% बढ़ गए हैं, जबकि उनके खर्चे 71% बढ़ गए। समझे ना? ऑलरेडी जो आमदनी थी 100 रुपया था तो 70 रुपये कम हो गए, और खर्चे यदि 20 रुपए थे तो 70 रुपये बढ़ गए, तो खर्चे पहुंच गए 100 और आमदनी घट गई 70%। कुल मिला के इनका कहना है कि यह चीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आरबीआई के सर्वे में एक और चीज पाई गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सॉल्यूशन भी है, वो ये कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बकाया है देश में। संपत्ति कर नगर निगम वसूलता है, क्योंकि नगर निगम संपत्ति कर वसूल नहीं पा रहा है, लिमिटेड कवरेज है। उसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यूज होते हैं, साफ सफाई, जल, पानी पीने का, ड्रिंकिंग वाटर, उस पर जो आपके उनके रेवेन्यू होते हैं, जो उनके बिल होते हैं, उनकी भी वसूली प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक, प्रॉपर्टी टैक्स एक बड़ा ऐसा खजाना है, यदि इसको ढंग से वसूल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस तो उनके पास सरप्लस रेवेन्यू आने की पॉसिबिलिटीज हैं। बट क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स लिमिटेड कवरेज है इंडिया के अंदर संपत्ति कर, तो हमारी जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो आर्थिक रूप से कंगली हैं, कंगाल हैं, या खाली हो गए खजाने उनके।
ठीक। अब यदि कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि स्थानीय निकाय के महत्व को लेकर आप बताइए, तो आप शुरू कैसे करना कि साहब स्थानीय निकाय में हाल ही में, हालांकि 73-74 संविधान संशोधन आ चुका है देश के अंदर, लेकिन हाल ही में एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है 2020-21 के हालातों को लेकर, और उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान। वास्तव में हम सब देख रहे हैं कोविड-19 के पैंडेमिक में लगातार एक चीज पर जोर दिया गया, वो दिया गया साफ सफाई, सैनिटेशन, और ये काम किसका मुख्य रूप से है? लोकल बॉडीज का। ठीक। तो और लोकल बॉडीज ने ये तो किया ही किया, लोगों में जागरूकता फैलाना आदि को लेकर जो कार्यक्रम किए, जगह जगह माइक लगवा के लोगों को चिल्ला के भाई वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, सबको वैक्सीन लगवाना जरूरी है, 2 गज की दूरी नहीं, बस है मास्क है जरूरी, ये सब बच्चों के दिमाग में भर दिया है। हम लोग तो हैं ही इस पीढ़ी में, आगे हम बताएंगे लोगों को। क्या मैं इस जमाने रहे थे जिस दिन में मास्क लगा घूमते थे हम, नहीं मछुआरे टाइप लगते थे। तो ये स्थिति बन गई देश की आरबीआई। ये आप जब बोलोगे तो फिर टीचर बोलेगा कि ठीक है आरबीआई की यदि ये बात है तो इसमें क्या कमियां है, लोकल बॉडीज अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि लोकल बॉडीज को जो जिम्मेदारी संविधान तक देनी थी ना, तो वो दी गई पूरी तरह से। क्योंकि यदि आप एक बार उनको अकाउंटेबिलिटी दोगे सारा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। अब यदि आप लोकल बॉडी से काम का जो देखें तो बहुत बड़ी लंबी सूची है जो अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रामीण को देनी थी। ठीक, बात समझ में देनी थी, लेकिन सरकारों ने नहीं दी, क्योंकि यदि सब उनको दे देंगे अर्बन रूरल को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय बचेगा ही नहीं। जैसे इरिगेशन रूरल लोकल बॉडी काम है, ठीक, लेकिन उसको दे देंगे तो इरिगेशन मिनिस्टर क्या करेंगे? वो कहेंगे हम 2 करोड़ खर्च करके आए, आपने मंत्रालय हमको दे दिया। तो अधिकांश जो अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडी, उनको उनके जो संविधान के तहत जो दायित्व दिए गए थे वो उनको नहीं दिए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, अच्छे से चलिए मैं अभी पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं दिखाऊंगा कौन कौन से काम दिए गए हैं अर्बन लोकल बॉडी को इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, ताकि आपको पता रहे, उसको अच्छे से आप स्पष्ट कर पाए। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा आरबीआई समय तो कहता है ओईसीडी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में दुनिया का सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जमा होता है, सबसे कम ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई अकेली कह रही है, ओईसीडी ने कहा है इंडिया हैज द लोएस्ट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन रेट इन द वर्ल्ड। ठीक ठीक सर, आगे चलिए आगे आइए। अब आते हैं आगे, आगे क्या कह रही है? देखिए, शहरी विकास राज्य सूची में आता है। शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, ठीक। इस दिशा में पहला प्रयास शहरी विकास के लिए जो पहला बड़ा इंटरवेंशन किया गया वो 1980 के दशक में किया गया। 1980 दशक किया गया शहरी विकास को लेकर पहला दखल। जब नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन शहरीकरण को लेकर पहली बार राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, चार्ल्स कोरिया उसके अध्यक्ष थे। 1980 के दशक में शहरीकरण को लेकर पहली बार एक बड़ा प्रयास किया गया। जब नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन बनाया गया चार्ल्स कोरिया के नेतृत्व में। कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कमीशन इंडिया बना हुआ है, लेकिन ऐसा बना है 1980 के डिकेड में। चार्ल्स कोरिया, ठीक है ना? यह पहला दखल था शहरीकरण को लेकर।
दूसरा महत्वपूर्ण दखल था 1990 के दशक में 73वां और 74वां संविधान संशोधन। आप यदि शहरीकरण को लेकर पढ़ोगे, अधिकांश कोचिंग में अधिकांश लोग बताएंगे आपको कि 73वां 74वां संशोधन, लेकिन उससे पहले ये जो आया था बहुत महत्वपूर्ण था, और इसको छोड़ के यदि आप लिख रहे हो तो आपके नंबर मेंस में कम हो जाएंगे। ठीक, अर्बन लोकल बॉडीज में इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि ये भी कुछ रहे हैं। 73वां 74वां संशोधन 1990 के दशक का बड़ा इंटरवेंशन था। दिख रहा है? ठीक, और इसके तहत, इस संशोधन के तहत अर्बन लोकल बॉडीज को 12वीं अनुसूची में 18 कार्य दिए गए, 18 फंक्शन दिए गए अर्बन लोकल बॉडीज को। 12वीं अनुसूची में 18 काम दिए गए। बारहवीं अनुसूची में 18 कार्य दिए गए। ठीक, लेकिन क्योंकि वो समय इकोनॉमिक रिफॉर्म समय था, न्यू लिबरल रिफॉर्म समय था, तो न्यू लिबरल रिफॉर्म के दौरान इस चीज को महत्व दिया नहीं गया। ठीक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 काम तो दिए गए, लेकिन 18 कामों के साथ 18 कामों के साथ जो आवश्यक फाइनेंशियल इंपावरमेंट था उसका कोई मेंशन नहीं था। ये कहा गया कि काम करिए और जो भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट है उसको कॉम्पिटेटिव सीट्स के विचार के तहत प्राप्त कीजिए। ठीक, कॉम्पिटेटिव सीट्स का मतलब यह कि आपस में प्रतिस्पर्धा करके अधिक से अधिक निवेश वगैरह अपने आकर्षित करके अपने फंड उठाइए, खुद आप प्रतिस्पर्धी। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत चल नहीं पाया। केवल जो अधिक सफलता मिली इसमें केरल को मिली। केरल ने ये नियम बनाया कि जो भी उनका स्टेट बजट होगा उसका 40% प्लान बजट का लोकल बॉडीज को दिया जाएगा। केरल ने ऐसा किया कि जो भी नियोजित बजट का 40% होगा वो लोकल बॉडीज को दिया जाएगा। केरल ने ऐसा किया, बाकी राज्यों ने ऐसा नहीं कर पाया। सर ये रिफॉर्म में बता सकते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए 40%? हाँ, हमारे भी आएंगे इस पे, इंडिया में क्या, एमपी में क्या करना चाहिए सब आएंगे। अपन को इन्हीं को बोलना है बार बार। अब लिखिए, इनने कहा है कि अब हमको 3F पे बढ़ना पड़ेगा। लिखिए 3F, बढ़ना पड़ेगा। 3F का मतलब यह है कि द ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस देने पड़ेंगे, फाइनेंस एंड फंक्शनरीज टू सिटी गवर्नेंस। 3F का मतलब है कि हमें कामकाज देने पड़ेंगे, वित्त देना पड़ेगा, और फंक्शनरीज को हिंदी में क्या बोलेंगे, हैं? कार्य प्रणालियां भी उनको देनी पड़ेंगी, भी देनी पड़ेंगी। 3F, फंक्शंस,
फाइनेंस एंड फंक्शनरीज 3F। ठीक, बिना इसके यदि आप उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी देते हो, कामकाज करने में साथ देते हो, कामकाज में साथ देते हो, तो वो प्रभावी नहीं होगी। बिना इन 3F के यदि आप अर्बन लोकल बॉडीज को फंक्शनल ऑटोनॉमी देते हो तो वो केवल दिखावा होगा, केवल कहने के लिए होगा। ठीक, क्लियर? अब ये 3F बना लो फॉर्मूला, जिसको भी बोलना है 3F ही बोलना इंटरव्यू में कि साहब हमें 3F की जोर देना है। क्लियर? समझ में आ गया ना? मेरा कोई समझ में आ रहा है? कितने लोगों में बात समझ में आ रही है? ये पार्टी समझ में आ रहा है? कौन ब्रीफ करेगा? कोई ब्रीफ करेगा किसको? हाँ बोलो। ये आरबीआई की जो भी रिसेंट रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ बजट 21 हाँ। रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज का ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हाँ कंटेनमेंट जोन वगैरह क्रिएट करने में और उसको एफिशिएंटली मैनेज करने में हाँ। बहुत एफिशिएंट रोल प्ले किया है अर्बन लोकल बॉडीज हम्म। ने, डिस्पाइट दैट कि उनको उतने फाइनेंसेस या एलोकेट नहीं होते हैं, इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। हाँ। सो आरबीआई और एक और इंटरनेशनल हाँ, OECD, उन्होंने कहा है कि अगर प्रॉपर तरीके से इनको फाइनेंसेस और फंक्शनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, स्पेशली प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में लोग इनएफिशिएंट रहे हैं। संपत्ति का जिस प्रकार जीडीपी बढ़ रही है हमारी, उस हिसाब से प्रॉपर्टी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है, और ये एक ऐसा फंड है जो उनको मिल जाए तो काफी हद तक इनके पास जो फाइनेंशियल क्रंच की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया है ना? अब कुछ फैक्ट्स है वो लिखने पड़ेंगे आपको। वर्तमान में हमारे यहां 5000 स्टैच्यू टाउन है। 35% आबादी नगरों में रहती है। तो लिखिए नगरों का महत्व क्या क्या है। 5000 स्टैच्यूरी टाउन है। स्टैच्यू के हिंदी में बोलेंगे वैधानिक, वैधानिक नगर है ना, स्टैच्यू वैधानिक नगर है। 35% आबादी अर्बन सेंटर्स में रहती है भारत में। थोड़ा इसको फिगर को अपडेट करने के लिए लोग अभी भी इंटरव्यू आते बोलते हैं 75% आबादी भारत की गांव में रहती है ना? तो ये फिगर बदल चुके हैं। आप ही नहीं बोला था पिछली बार इंटरव्यू? ठीक है, एक एक इंटरव्यू मॉक एक एक का पता है कहाँ उन्होंने गड़बड़ करी है। इतने ध्यान से मैंने इंटरव्यू सुना था बैठ के, मैं कि देखो कैसे गधे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। नहीं, एक बोला 75% भारत में आबादी गांव में रहती है, मैंने कि उसको अपडेट करो, नए फिगर्स आ गए हैं, 65% हो गई है ग्राम में, आगे आ जाओ। लेकिन गलती करना है, गलती करोगे सीखो कैसे, इम्प्रूव कैसे करोगे ना, ये तो होता ही है। मेरी तो बुरा मत मानना, मेरा काम है मेरा कहना है ना। मैं आपसे नहीं लूंगा, किससे लूंगा? कौन दिन में मिलता है? आप ही लोग मिलते हो। ठीक, अब कॉलेज वाले होते हो, दोस्त मिलते रहूंगा, मैं लेते हो, आप ही हो, और अब बोल भी कुछ सकते हो, इंटरेस्टिंग आती है। ठीक, बोलो टेस्ट नंबर कम हो जाएंगे या अगले मॉक में और, तो इससे शोषण करने कौन मिलेगा? चलिए आगे आइए, आगे लिखिए। 2/3 जीडीपी नगरों से आती है। 2/3 जीडीपी नगरों से आती है। जो भी हमारी जीडीपी की इनकम है 2/3 सिटी से आती है, और 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्बन सेंटर से आता है। ये ऐसे फैक्ट हैं जिसको आप बता के लिख सकते हैं कि किस प्रकार सिटीज भारत में ग्रोथ का इंजन है। यदि क्वेश्चन आता है मेंस में कि नगर भारत में विकास के इंजन है, स्पष्ट कीजिए, तो ये फैक्ट लिखना पड़ेगा। चाहो तो क्वेश्चन लिख ही लो बगल में ताकि याद है, अपन अगले मेंस के लिए तैयार कर लें दिमाग में। टॉपिक लिखिए कि नगरीकरण या नगर विकास के इंजन होते हैं। सिटीज आर द ग्रोथ इंजन्स एस्पेन इट। तो आपको यही फैक्ट लिखने पड़ेंगे किस प्रकार नगर जो है ग्रोथ के इंजन होते हैं, क्योंकि ये इनका महत्व। ठीक, एक पॉइंट लिखिए।
वैट आने से पहले सिटीज की आमदनी का एक बड़ा सोर्स ऑटोवाई होता था। ऑटोवाई मतलब कई प्रकार की कराधान व्यवस्था हो जाती थी, म्युनिसिपालिटी लगाती थी ऑटोवाई। इनकी आमदनी का मेन सोर्स ऑटोवाई होता था। ठीक, ऑटोवाई होता था। पिंपरी चिंचवाड़ और पूना दो ऐसे इलाके थे जहां पे ऑटो कलेक्शन बहुत ज्यादा था। पिंपरी चिंचवाड़ और पूना, ये दो ऐसे नगर हुआ करते थे जहां पे मेन आमदनी म्युनिसिपालिटी की होती थी ऑटोवाई, क्योंकि यहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, और जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ जाता था वहां पे ऑटोवाई कलेक्शन बहुत ज्यादा होता था। तो पिंपरी चिंचवाड़ और पूना, ये दो ऐसे थे जहां पे हाई रेवेन्यू ऑटोवाई था। पढ़ लीजिए लाइन ऊपर। बाद में ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। ठीक, कुल जमा लिख लीजिए। इससे हुआ ये कि नगरों की आमदनी कम हो गई। नगरों की आमदनी कम हुई और बेयर मिनिमम फंक्शन करने में भी ये लोग विफल हो गए। नगर बेयर मिनिमम फंक्शन करने में विफल हो गए। ठीक, जिसका परिणाम देते हो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो मिलती है वो काफी पुअर होती है। कई नगरों में आप देखते हो बाढ़ आती है, अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि लोगों की पेमेंट कर पाए। कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है तो शहरी सुविधाएं कैसी होंगी? कमजोर होंगी। लिख लीजिए, कमजोर शहरी सुविधाएं इस कारण मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिक से अधिक चीजें प्राइवेट कर दी गई। अधिक से अधिक चीजें म्युनिसिपालिटी से प्राइवेट कर दी गई, आउटसोर्स कर ली गई बजाय परमानेंट साथ रखने के। ठीक, और जीएसटी आने के बाद जो बची कुची रेवेन्यू कलेक्शन है वो ही खत्म हो गया। ठीक, सुझाव ये देता है लेखक कि यदि किसी भी नगर का जो इनकम टैक्स है उसका एक परसेंटेज उसी नगर की बॉडी को दे दिया जाए। इनकम टैक्स तो इससे काफी हद तक अर्बन इनकम टैक्स जो आयकर है, जो भी इंदौर से इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ उसका एक परसेंटेज दे जाए तो काफी हद तक इनके ऊपर से दबाव कम हो जाएगा पैसे का। लेखक ने यह भी कहा है, समझे ना? इनकम टैक्स का एक हिस्सा दिया जाए, परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स।
लेखक कहता है कि ये कोई नया सुझाव नहीं है, ये ऑलरेडी प्रपोज्ड है, ऑलरेडी प्रपोज्ड है। एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 74वें संविधान संशोधन को रिव्यू किया था। कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि 10% इनकम टैक्स कलेक्शन जो होगा वो उसी शहर को डायरेक्ट रेवेन्यू ग्रांट के रूप में, प्रत्यक्ष राजस्व अनुदान के रूप में दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यदि यह सुझाव मान लिया तो काफी हद तक नगरीय निकाय के पास धन के अभाव की समस्या खत्म हो जाती है। कितना अच्छा सोल्यूशन है ये, ठीक। कुछ नए पॉइंट्स मिले अपन को आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी सब जो बोलेंगे वो अपन भी बोलेंगे, अपन ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक तो आप कलेक्शन बढ़ा दो, क्योंकि वो एक एरिया ऐसा है जहां पे स्कोप है पैसे का, और दूसरा इस प्रकार का ग्रांट इन एड के रूप में डायरेक्ट रेवेन्यू उनको दे दिया जाए, डायरेक्ट रेवेन्यू ग्रांट दे दिया जाए किसको, सिटीज को, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे लेकर आता है कि शहरों को, सिटीज मस्ट बी ट्रीटेड एज, शहरों को सेंटर ऑफ गवर्नेंस के रूप में देखना चाहिए। शहरों को हमें शासन के केंद्र के ऊपर देखना चाहिए। शासन के केंद्र के ऊपर देखिए शहरों को। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ावा देना चाहिए, तभी जाके हम अर्बन लोकल बॉडी का फायदा ले पाएंगे। सेंटर ऑफ गवर्नेंस वेयर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कैन ब्रिंग इन अमेजिंग रिजल्ट्स, जैसे केरल में आ रहे हैं। तो यदि हम केरल मॉडल को लेकर अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करें तो फायदा होगा। ये पहला सुझाव दिया है लेखक ने, पहला। वो तो है ही इनकम टैक्स वाला, लेकिन ये पहला है। ठीक। दूसरा, नगरों को नियोजित विकास में शामिल करते हुए, नगरों को नियोजित विकास में शामिल करते हुए पर्याप्त संसाधन को जुटाने पर ध्यान देना चाहिए। जहां से उनको इनकम हो जाए उस पर ध्यान दें। पर्याप्त संसाधन, एडिक्वेट अटेंशन टू रिसोर्सेस पे ध्यान दें। ठीक, क्लियर। तीसरा, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक जानकारी आवश्यक है। इसके लिए लोकल बॉडीज को संसाधन दिया जाए। समझिए ना, शहरों में बाढ़ आ रही है, अमुक इलाका बाढ़ डूब गया, शहरों के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, अमुक इलाके में दिक्कत ज्यादा है, तो वहां के लोगों की जो लाइफ है उसको हम कैसे सेव करें, कैसे बचाएं, इसके लिए हमें अर्बन लोकल बॉडीज को और आगे तैयार करना पड़ेगा भविष्य के लिए। शहरों में प्राकृतिक जो जलवायु संकट के कारण, जलवायु परिवर्तन के संकट जो आ रहा है उसको देखते हुए अधिक संसाधन देने पड़ेंगे। चौथा है कि स्मार्ट सिटी जैसे जो हम प्रयास कर रहे हैं,
वो बड़े सीमित कदम हैं। ठीक, प्रयास होना चाहिए कि हम नगरों को पैसा देके उन्हें खुद ही अपनी प्लानिंग करने के लिए प्रेरित करें। उनकी वरीयता के आधार पर वो लोग उसे तय करेंगे। समझे ना? मतलब इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, बजाय टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ विकास की अवधारणा के आधार पर नगरों को ही तय करने दो कि उनके लिए क्या बेहतर प्लानिंग हो सकती है, बजाय उनको जबरदस्ती कि आप स्मार्ट सिटी बनाइए। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे शहर के विकास को ध्यान करके नहीं है, कुछ एक इलाके विशेष को ही स्मार्ट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे से कटिंग करवा देनी है वहां पे और कंगी करके छोड़ देना उन लोगों को। स्मार्ट का मतलब है कई प्रकार की जो सुविधाएं वो दे देना, लेकिन इनका कहना है कि वो सुविधाएं जो है पूरे नगर भर के लिए होनी चाहिए, कुछ ही स्थान विशेष के लिए नहीं। और लास्ट कि नगरों में जो भी लीडरशिप है उनके चुनाव रेगुलर होने चाहिए, 5 साल के होने चाहिए। ठीक, देखा गया कि कहीं पे चुनाव नहीं है, यहां पर रेगुलर व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना? मेयर आदि के पदों को पूरे टर्म के लिए सुनिश्चित किया जाए। ठीक, तभी तीसरा एफ कार्यकारी जो होंगे फंक्शनरीज वो मिल पाएंगे सिटीज को परमानेंट कैडर के साथ। समझे ना? जब मेयर आदि होंगे तो वो लोग विकास आदि को बढ़ावा देंगे। तो ये अपने आप पूरा लोकल बॉडीज को लेके एक आर्टिकल है ना। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा कि शहरी निकाय में आपको क्या संभावना रखती हैं, क्या संभावनाएं शहरी निकायों के पास, बताइए इंटरव्यू में। तो ये पॉइंट्स काम करेंगे। शहरी निकाय का महत्व क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप बता पाएंगे। किस प्रकार एक बड़ी आबादी नगरों में रहती है, देश की आमदनी जीडीपी में अर्बन एरिया का एक बड़ा रोल है, देश के रेवेन्यू कलेक्शन में 90% अर्बन एरिया से आता है, और भविष्य में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो अर्बन बॉडीज पे बढ़ने वाली हैं। देखिए, इस बात में नो डाउट कि चाहे वो कामकाज हो या फिर बेहतर जीवन शैली हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, आमतौर पर लोग भारत में रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन अपने आप में कई प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। पीछे लास्ट में माइग्रेशंस अपने आप में कई प्रॉब्लम्स लेके आती है। क्या लगता है आपको? आप देखो सबसे लास्ट माइग्रेशन क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं भाई? गांव से शहर आ रहा है कोई आदमी, क्या दिक्कत आ सकती है आपको? सबसे पहले तो वहाँ इसको दोनों दो। सबसे पहले ग्रामीण इलाके में क्या समस्या आएंगी और शहरी इलाके में समस्या क्या आएंगी? जब भी कोई गांव से शहरों पलायन करेगा तो पहली बात तो यह है कि उस परिवार की सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कमाने जाएगा वो कामकाजी आयु वर्ग का होगा और घर परिवार में डिपेंडेंट जो लोग होंगे, बच्चे, महिला या बूढ़े, उनके साथ उसका संपर्क टूट जाएगा। पहली समस्या तो आती है, बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा की समस्या। ठीक, पलायन होगा तो ही। दूसरा, जब वो पलायन करके शहर आ जाएगा, आदि घर पे बचे हुए हैं, उनके ऊपर कई सारे कार्यों का बोझ बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो इनको इलाज कराने ले आना है, बच्चों को ले आना है कहीं, तो वो महिला को दबाव बढ़ जाएगा। यहां पे इस तरह से महिला की जो जीवन की गुणवत्ता है वो क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। यदि पढ़ने वाली लिखने वाली महिला होगी तो वो सब छोड़ छाड़ के केवल इस काम में लग जाएगी, परिवार चलाना है। तो इससे दो समस्या तो परिवार में आ गई। और क्या समझ सकती है आपको? हाँ, गांव में प्रॉब्लम होता है मुझे, गांव में प्रॉब्लम क्या आएगी? मैं गांव से निकल के आ गया तो मेरे परिवार गांव में क्या प्रॉब्लम लिए? खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा खर्चा? सर, वो ग्रामीण स्तर से जो एक व्यक्ति आ रहा है उसको भी तो शहर में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना। तो मैं कमाऊंगा तो वहां पे। हाँ नहीं, ठीक है, बोले दो उनको। हाँ, लेकिन गाँव में भी तो कुछ कर ही रहा था वो, जैसे कोई लेकिन उससे मेरा घर नहीं चला था ना। गांव में मैं जो कमाता था उसमें घर नहीं चलता, तो मैं वहां चला गया। हाँ महिलाएं जो घर का काम करी तो उन्हें बाहर का भी काम करना पड़ेगा, जैसे कृषि काम। ठीक है, मैंने कहता ना महिलाओं को घर के काम के अलावा बाहर काम करने पड़ेंगे तो महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में कमजोरी आएगी। हाँ, पीछे कैसे बढ़ जाएगा? नहीं, शिफ्ट नहीं हुआ अभी। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अकेला मूव किया हूं, मेरी बाकी फैमिली वहीं रुकी हुई है।
हाँ, कृषि क्षेत्र का जो गांव में महत्व होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जो कृषि लेबर होते हैं वो अगर माइग्रेट कर जाएंगे तो कृषि में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है। वेरी गुड। इनका कहना है कि यदि ग्रामीण इलाकों से शहरों पर पलायन कर गए तो गांव इलाके में आपकी कृषि के अंदर जो लेबर की शॉर्टेज आ जाएगी। लेकिन हम तो ऑलरेडी चाहते हैं कि हमारा लेबर सरप्लस है। हमारी दिक्कत तो यही है, कृषि का जीडीपी में योगदान बहुत कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कृषि में ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कृषि के अंदर हिडन छुपा हुआ रोजगार है, बेरोजगारी है। और ये छुपी बेरोजगारी इस रूप में है कि एक आदमी खेत में काम कर, 4 लोग बैठ के मेरे पे बीड़ी पी रहे हैं। नहीं, यही है, यही है। अब वो 5 लोग मिलकर जो उत्पादन करके लाएंगे तो उसके कुल जमा परिवार में प्रति व्यक्ति एबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इससे ग्रामीण कुपोषण गरीबी बढ़ती है। हम इसी छुपी हुई बेरोजगारी को ही बाहर माइग्रेशन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज ने कही कि कुछ हद तक ग्रामीण इलाकों में शॉर्टेज भी हो, लेबर की शॉर्टेज भी होती है। अब बताओ शहरों में क्या समस्या होगी यदि मैं गांव शहर में आ गया तो? शहर ओवरबर्डन हो जाएंगे। कह रहे हैं कि जो शहरों की क्षमता है उससे लोग आ जाएंगे तो शहरी सुविधाओं पर बोझ बढ़ जाएगा। स्पेशली जो नगरीय शासन है उस पर दबाव बढ़ जाएगा, चाहे वो जल, चाहे वाटर अवेलेबिलिटी हो, वाटर सप्लाई हो, या फिर सैनिटेशन हो, आदि की जो आपकी सुविधाएं हैं उन पर बोझ बढ़ जाएगा, शहरी इलाके बढ़ जाएगा। और आवासीय समस्या भी होगी, है आवासीय समस्या भी होगी, आवास समस्या होगी तो शहरों में झुग्गी बसेगी। ठीक, स्लम बसेंगे, क्राइम और स्लम बसेंगे तो मिडिल क्लास गांव शहर में आया है, और शहर में आया तो देखा कि भाई मोबाइल अच्छी होती है। ठीक, अब मोबाइल अच्छी होती है, अब मुझे मोबाइल खरीदना है 40,000 का मोबाइल, लेकिन दिक्कत यह है कि 40,000 का मोबाइल नहीं खरीद सकता। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आदमी क्राइम की तरफ प्रेरणा बढ़ जाती है, और बेरोजगारी बढ़ेगी। गांव में भी, शहरों में भी अधिक आ गए तो वहां भी एक बेरोजगारी है। एक और चीज, परिवार से आदमी कटता है तो साइकोलॉजी, एकांतवास, उसकी जो साइकोलॉजी है, वो जो उसका अकेलापन है, वो उसके अंदर मानसिक विकृतियों पैदा करेगा। उससे कहीं ना कहीं शहरी अपराध की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ने वाली है। हम पढ़ते हैं कई बार कि शहरों में जब अपन पुलिस डिपार्टमेंट पढ़ता है कि जानकारी इकट्ठी करता है कि क्राइम बढ़ रहा है, कौन कर रहे हैं, सब वो लोग आ गए हैं शहरों में, ये फलानी कमेटी आ गई, ये सब काम कर रही है। ठीक, आत्महत्या केस भी बढ़ेंगे। ठीक, नहीं कर पाए पूरा मोबाइल चलेगा नहीं ले पाए तो नहीं कि झूल जाओ पंखे पर, और क्या। ठीक है ना, कर लो मुट्ठी जिंदगी में तो आदमी वही कर गया मुट्ठी में, तो ये दिक्कत है। और शहरों में क्षेत्रवादी बढ़ सकते हैं, जैसे अगर कोई हाँ, पलायन करेगा तो बिहार का अगर कोई है, हाँ, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को भी इससे भाव मिलता है। और कहीं ना कहीं जैसे कोई गांव से कोई आया शहर में तो उसके पास तो किसी भी दाम पे काम करने की मजबूरी है, तो किसी दाम पे काम कर देगा। इससे क्या होगा कि दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो उसको गलत भावना देखेंगे, घिनौना देखेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं महाराष्ट्र में, बिहार के लोगों को, जो महाराष्ट्री लोग हैं, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारे रोजगार खा जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्रवाद है, आदि जो प्रवृत्तियां वो बढ़ती हैं आपके माइग्रेशन से। ठीक, अच्छा, माइग्रेशन जो हो रहा है, मतलब मैंने कहा कि लोग आ रहे हैं तो वो आदमी क्या करे, उसको जीवन तो उसके पास तो रोजगार ही नहीं, उसके मौजूद पलायन कर रहा है। तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक और तो हमें ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार कैसा पैदा करें ताकि जो रोजगार खान पलायन कर रहे हैं उनका रोकथाम हो, इसे संभव करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, मनरेगा को अच्छे से लागू कर दो। और मनरेगा लागू करने मतलब ये नहीं कि केवल 100 दिन का रोजगार दिया, उसको प्रॉपर वेजेस टाइम पे जब मिलेंगी तब व्यक्ति जिस इंटेंशन से काम करेगा ग्रामीण इलाकों में अलग होगी। यदि वेजेस कम भी हुई तो माइग्रेट करेगा। जैसे साउथ इंडिया के राज्यों में वेजेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मनरेगा कार्यक्रम उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत में दक्षिण ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि वहां पे वेजेस कारण लोग क्या करते हैं, वहां टिकते हैं, मनरेगा में काम करते हैं। हमारे यहाँ वेजेस बहुत कम है तो वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। और सर जैसे इंडस्ट्रीज है तो अधिकतर गांव पे ही अगर स्टैब्लिश करे तो बाहर, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि को बढ़ावा दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना लेके आई है, जिससे छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ लोगों का पलायन ना हो और जिले में ही लोगों को रोजगार मिल जाए। ठीक, और स्मार्ट विलेज और एजुकेशन फैसिलिटीज गांव में अच्छी होनी चाहिए। मेजर जो कॉज है विलेज टू अर्बन का वो एजुकेशन है, मतलब बच्चों की पढ़ाई नहीं, वो भी एक कारण में था ना। आपको जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। कहने मतलब है कि जहां आप अर्बन लोकल बॉडीज को मौजूद कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली रूरल लोकल बॉडीज को भी आपको उतना ही मौजूद करना पड़ेगा ताकि वो लोग भी इक्वल गवर्नेंस लोगों को दे पाए। ठीक, जब हम दोनों को बैलेंस करेंगे तब जाके कुल जमा समावेशी विकास हो पाएगा। भारत बनाम इंडिया का जो गैप है
इसे हमें पाटना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। बात समझ में आ गई? So जैसे लोकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हाँ, ग्रामीण टूरिज्म, विलेज टूरिज्म हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की टूरिज्म की योजना है होम स्टे योजना, तैयार करिए, पूछ लेगा। एमपी टूरिज्म में हमने केरल के साथ एमओयू साइन किया है, एमपी गवर्नमेंट ने। तीर्थ हम लोग तीर्थ जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आज मैंने सुबह इंटरव्यू बोर्ड में पेज पे देखा होगा तो मैंने आपका पन्ना का भेजा था, और मैंने कहा था कि पन्ना में टेम्पल वे बन रहा है। टेम्पल वे मतलब कि पन्ना के पास में कोई कौन सी जगह है जो धार्मिक है, खजाव, तो वहां से जो आएंगे तीर्थयात्री वो पन्ना के पूरे मंदिर टेम्पल वे के माध्यम से घूम के जाएंगे। केरल से हमने एमओयू साइन किया है केरल के पर्यटन को देखते हुए। तो एमपी गवर्नमेंट कई प्रकार के पर्यटन कदम उठा रही है, ठीक, उनको आप देखिएगा। चलिए, ये मैंने पूरा एक आपको FFF क्या होता है ये मैंने पूरा समझा दिया। हमको कैसे हमें अपने अगम लोकल बॉडीज को आगे लेके चलना है, क्या भविष्य चुनौतियां होंगी वो मैंने बता दिया आपको पूरे टॉपिक के साथ। हाँ हाँ, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, तो इसमें जो महिलाएं जुड़ी हुई होती है तो उनको जो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो वो किस पर्पज से दिया जाता है? जैसे मान लो 5 लोगों का महिलाओं का समूह है, उनको लगता है कि हम मिलके कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक, हमारे पास स्केल है, मान लो पापड़ ही बनाना है, अचार ही डालना है, बैठ के हम अचार पैक करके बेचेंगे, लेकिन हमारी शुरुआती लागत 30,000 रुपये आएगी, भाई मशीन लेके आएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाओं का समूह बैंक से एक फाइनेंस करा लेता है, जिसके माध्यम से उनकी किस्त बन जाती है कितना देना है, और फिर उस हिसाब से वो मिलके साझे में काम करती हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसको अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से जैसे इसमें जो पैसे लेती है महिलाएं ना, वो किसी मतलब ऐसे वर्क में यूज नहीं करती, जो उधारे लिए होते हैं ना उसको चुकाने के लिए लेती है। कई तरह के मिसयूज कर देती हैं, इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल काम नहीं कर पाता। करने के लिए भी कह सकते हैं कि अगर ग्रामीण इलाके पर डेवलपमेंट लाना है तो देखिए, ग्रामीण इलाके डेवलपमेंट आना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, नो डाउट। लेकिन यदि मुझे लोन चाहिए, लड़की की शादी करनी है, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो ग्रामीण इलाके में यदि बैंक ही नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं लोन लूंगा, और जब लोन लूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को सूद खोदी महाजन ये हम कहें कि गैर संस्थागत जो व्यवस्थाएं होंगी उन पर निर्भरता करनी पड़ेगी, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटीज हैं, और गैर संस्थागत जो संस्थाएं होती हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका ब्याज रेट आदि अलग होता है। तो जब मैंने वहां से लिया है तो ऑलरेडी मैं यहाँ चुकाऊंगा उसको लेकर, तो ये समस्या है। तो हमें बैंकों का कवरेज ग्रामीण इलाके बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग अपनी बचत, सेविंग, उधार, लोन आदि के लिए बैंकों में निर्भर हो, तब जाके चीजें बढ़ेंगी। तो बैंकिंग कवरेज बढ़ाने के लिए तब प्रयास करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, आज मैंने सारी टॉपिक डिस्कस दी। एक और टॉपिक है वो रशिया का है, उसमें केवल ही सुनना है कि रशिया की वर्तमान में क्या पॉलिसी है। रशिया चाह रहा है कि अधिक से अधिक इलाकों में वो अपना फैलाव बढ़ाए, क्योंकि रशिया का इतिहास आया कि जब उसका फैलाव बढ़ा रहा है तो उसको हरा नहीं पाया, चाहे वो हिटलर हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो इसी को लेके एक आर्टिकल है आज के द हिंदू में, तो वो मैं आइए जब करवाऊंगा बताऊंगा रशिया में जो पुतिन है उनकी जो नई रणनीति वो क्या है। ये MPPSC में नहीं पूछेगा, नाटो वाटो इतना डीप लगता नहीं है कि जाएंगे, ठीक, ऊपर से। तो ये अपना आज डिस्कशन इसी छोड़ते हैं, है ना। धन्यवाद।